आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की उस हिडन मशीनरी को अनकवर करने वाले हैं जो हमारी हर मूवमेंट, हर सोच और मतलब हर एहसास को एसेंशियली डिक्टेट करती है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही मैसिव टॉपिक है। सही कहा। और हमारे पास आज जो मटेरियल है ना, वो न्यूरोफिजियोलॉजी के कुछ बहुत इन डेप्थ सोर्सेज पर बेस्ड है। हमारा इस तहकीकी गुफ्तगू का मिशन ये डिसाइफर करना है कि हमारी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आखिर महसूस कैसे करती है। और वो डेटा ब्रेन तक प्रैक्टिकली ट्रैवल कैसे करता है। एग्जैक्टली और फिर ब्रेन उस मालूमात को प्रोसेस करके फिजिकल रियलिटी कैसे बनाता है। हम हर वक्त अपने इर्द गिर्द की दुनिया को सीमलेसली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग काम कर रही है वो किसी हाईली एडवांस सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। असल में ये बिल्कुल एक ऑर्गेनिक सुपर कंप्यूटर की तरह ही ऑपरेट करता है। हाँ बिल्कुल। और इस डिस्कशन का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ एनाटॉमिकल पार्ट्स की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि उन क्यों और कैसे के कोर प्रिंसिपल्स को समझना है जो इस पूरे सिस्टम को ड्राइव करते हैं। यानी सिर्फ ये नहीं कि कौन सा हिस्सा कहाँ है, बल्कि वो काम कैसे कर रहा है। सही। नर्वस सिस्टम सिर्फ बॉडी में बिछी हुए बिजली की तारों का एक रैंडम जाल नहीं है। हर सिंगल माइक्रोस्कोपिक कनेक्शन, हर केमिकल सिग्नल के पीछे एक बहुत प्रिसाइज मैथमेटिकल और एवोल्यूशनरी लॉजिक काम कर रही है। और जब हम उस लॉजिक को ग्रास्प करते हैं तो इंसानी जिस्म की कैपेबिलिटी का एक्चुअल स्केल समझ आता है। बिल्कुल, जो कि वाकई हैरानकुन है। तो सिग्नल्स की राउटिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एफरेंट और एफरेंट पाथवेज होते हैं। राइट, दो बुनियादी रास्ते। सही। सिंपल वर्ड्स में एफरेंट सिग्नल्स वो सेंसरी डेटा है जो ब्रेन की तरफ ट्रैवल करता है, और ईफ्रंट वो कमांड्स हैं जो ब्रेन से वापस मसल्स या ऑर्गन्स तक जाती हैं। इसको याद रखने का एक आसान तरीका भी है। हाँ, वो ई वाला फॉर्मूला ना। इफ्रंट में ई का मतलब एग्जिट है, यानी ब्रेन से बाहर निकलना। एग्जैक्टली, एग्जिट फॉर ईफ्रंट। अब मोस्टली हम जब न्यूरॉन को विजुअलाइज करते हैं तो हमें लगता है कि उसके एक एंड पर डेंड्राइट्स होंगे जो किसी पिछले न्यूरॉन से केमिकल सिग्नल्स कैच कर रहे होंगे, जो कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इमेज होती है। हाँ, लेकिन एफरेंट न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इन सेंसरी न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज पर डेंड्राइट्स होते ही नहीं है। सही, क्योंकि उनको टेक्निकली किसी दूसरे न्यूरॉन से गुफ्तगू करनी ही नहीं है। इनका प्राइमरी इनपुट जोन डायरेक्टली फिजिकल एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहा होता है। मतलब वो सीधा बाहर से डेटा ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम स्किन के नोसिसेप्टर्स की बात करें जो पेन डिटेक्ट करते हैं, या आईज में फोटो रिसेप्टर्स की, तो उनका फंक्शन दूसरे सेल्स की बातों को सुनना नहीं है। तो उनका असल काम क्या है? उनका काम है बैरूनी माहौल के प्योर फिजिकल डेटा को, जैसे लाइट, फोटॉन्स, प्रेशर या हीट को इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेशन, ये वर्ड बहुत फिट बैठता है यहाँ, क्योंकि बाहरी दुनिया में तो ऐसी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जो डायरेक्टली ब्रेन समझ सके। ब्रेन की अपनी एक अलग ही जबान है। सही है। इन रिसेप्टर्स का काम उस रॉ फिजिकल एनर्जी को बॉडी की इंटरनल बायोलॉजिकल करेंसी यानी एक्शन पोटेंशियल्स में कन्वर्ट करना है। और इसी फिल्टरिंग प्रोसेस में एक कॉन्सेप्ट ने मुझे सच में बहुत ज्यादा फैसिनेट किया। आप टॉनिक और फेजिक रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, टॉनिक और फेजिक रिसेप्टर्स का फंक्शन। यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि हमारा ब्रेन इफेक्टिवली हर वक्त ये डिसाइड कर रहा होता है कि क्या इग्नोर करना है। इग्नोर करना यानी हम हर चीज प्रोसेस नहीं करते। बिल्कुल नहीं। अगर हमारा नर्वस सिस्टम हर सिंगल सेंसरी डिटेल को लगातार प्रोसेस करता रहे तो हमारा कॉन्शियस माइंड इमीडिएटली ओवरवेल्म होकर क्रैश हो जाएगा। सही, बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। इस मैसिव डेटा को हैंडल करने के लिए ही एवोल्यूशन ने रिसेप्टर्स को दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिसमें टॉनिक रिसेप्टर्स वो हैं जो अडेप्ट नहीं होते या बहुत ही आहिस्ता अडेप्ट होते हैं। ये कॉन्स्टेंटली ब्रेन को अपनी स्टेट की अपडेट देते रहते हैं, जैसे कि हमारे पोस्चरल मसल्स। हाँ, अगर टॉनिक रिसेप्टर्स हैबिचुएट हो जाएं और दिमाग को सिग्नल भेजना बंद कर दें तो लिटरली हम खड़े खड़े गिर जाएंगे, क्योंकि ब्रेन भूल जाएगा कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रखना है और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना है। राइट। इनका कांस्टेंट फायर होना हमारी फिजिकल सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। लेकिन दूसरी तरफ फेजिक रिसेप्टर्स हैं जो बेसिकली बदलाव या चेंज डिटेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। यानी उन्हें लगातार एक ही स्टेट में रहने से कोई इंटरेस्ट नहीं होता।
बिल्कुल। ग्लासेस या चश्मे वाली मिसाल यहाँ बहुत परफेक्टली इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। ओ हाँ, वो लेक्चर वाली मिसाल। जब कोई इंसान सुबह अपना चश्मा पहनता है तो शुरू में स्किन के फेजिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और ब्रेन को बताते हैं कि नाक और कानों पर कुछ वेट है। और हमें चश्मा पहने होने का एहसास होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो साइलेंट हो जाते हैं। ब्रेन को लगातार ये बैंडविड्थ वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि चश्मा अभी तक पहना हुआ है। और इसका सबसे फनी पार्ट वो ऑफ रिस्पॉन्स है जो बाद में आता है। जब आप चश्मा उठाते हैं तो स्किन से वो प्रेशर हटने पर फिर से फैसिक रिसेप्टर्स फायर करते हैं और एक ऑफ रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सही। यही वजह है कि अक्सर लोग चश्मा अपने सर पर रखकर पूरे घर में ढूंढते रहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने ग्लासेस सर पर पुश किए तो कुछ देर बाद वहां के फैसिक रिसेप्टर्स ने अडेप्ट कर लिया। और जब तक फिजिकली उस चश्मे को वहां से हटाया ना जाए, ऑफ रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं होगा और दिमाग कंप्लीटली भूल जाता है कि ग्लासेस कहाँ है। ये सच में बहुत आम बात है, सबके साथ होता है। ये मैकेनिज्म परफेक्टली हाईलाइट करता है सेंसेशन और परसेप्शन के दरमियान के फर्क को। हम कॉमनली इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं, लेकिन न्यूरोबायोलॉजी में इनका फर्क बहुत डीप है। यानी सेंसेशन और परसेप्शन एक चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं। सेंसेशन कंप्लीटली रॉ ऑब्जेक्टिव डेटा है जो रिसेप्टर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन परसेप्शन वो हाईली सब्जेक्टिव रियलिटी है जो ब्रेन उस डेटा से कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब जो आंख देख रही है और जो दिमाग प्रोसेस कर रहा है, वो दो अलग कहानियां हो सकती हैं। थिंक अबाउट लुकिंग एट ट्रेन ट्रैक्स। जब हम ट्रेन की पटरियों को देखते हैं तो हमारी आंखों पर जो इमेज गिरता है, जो एक्चुअल सेंसेशन है, वो एग्जैक्टली दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं। हाँ, वो कभी मिलती नहीं है असल में। लेकिन जब हम डिस्टेंस में देखते हैं तो हमारा ब्रेन उस रॉ 2D डेटा को 3D डेप्थ के साथ कंबाइन करता है और हमारी परसेप्शन ये बनती है कि वो पटरियां आगे जाकर आपस में मर्ज हो रही हैं। So sensation was parallel lines, but perception became converging lines. सही। ऑप्टिकल इल्यूजन्स सारे इसी गैप में एग्जिस्ट करते हैं। ये परसेप्शन का फेज तो दिमाग में हो रहा है, लेकिन उस रॉ सेंसेशन को आंख या स्किन से ब्रेन तक फिजिकली पहुंचने में एक लंबा फासला तय करना होता है। एक बहुत ही तेज सफर। और ये फासला एक्शन पोटेंशियल्स के जरिए कवर होता है। ये बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल स्पाइक्स हैं जिनमें बॉडी कमांड्स भेजती है। इनका प्रिंसिपल ऑल और नन बताया जाता है। एकदम बाइनरी सिस्टम। बिल्कुल, एक लाइट स्विच की तरह। या तो स्विच पूरी तरह ऑन होगा या पूरी तरह ऑफ। बीच का कोई डिमिंग इफेक्ट नहीं होता। एक एक्शन पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहती है। लेकिन इस बाइनरी सिस्टम से एक बहुत बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम पैदा होती है। वो क्या? अगर नर्व फायरिंग की ताकत और साइज हमेशा एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होती है तो ब्रेन को फर्क कैसे पता चलता है? अगर आपने किसी गर्म कप को छुआ है या फिर किसी ने आपका हाथ खोलते हुए उबलते पानी में डाल दिया है, दोनों सिचुएशंस में फायरिंग एक्शन पोटेंशियल तो स्ट्रिक्टली सेम साइज का होगा। एग्जैक्टली। तो ब्रेन को इंटेंसिटी का पता कैसे चलता है? इसका आंसर फ्रीक्वेंसी कोडिंग में है। सिग्नल की स्ट्रेंथ उसके साइज में नहीं, बल्कि उसके फायरिंग रेट में छुपी होती है। हाँ, कितनी तेजी से फायर हो रहा है। अगर हल्की सी गर्मी है तो नर्व 1 सेकंड में शायद कुछ लिमिटेड एक्शन पोटेंशियल्स फायर करेगी, लेकिन अगर एक्सट्रीम टिश्यू डैमेजिंग हीट है तो वही नर्व एक्सट्रीम तेजी से फायर करना शुरू कर देगी। मे बी हंड्रेड्स ऑफ स्पाइक्स पर सेकेंड। सही। ब्रेन उन इलेक्ट्रिकल स्पाइक्स की रेट को गिनता है और उस फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी का एस्टिमेट लगाता है। प्रिसाइसली। और जब क्रिटिकल सिग्नल्स फायर हो रहे हों, जैसे कि पेन या रिफ्लेक्स एक्शंस, तो उनकी ट्रैवल स्पीड प्रैक्टिकली लाइफ और डेथ डिसाइड करती है। वहां स्पीड ही सब कुछ है। एवोल्यूशन ने इन नर्व सिग्नल्स की स्पीड बूस्ट करने के 2 मेन स्ट्रैटेजीज डेवलप की हैं। पहली स्ट्रैटेजी फाइबर के फिजिकल साइज या उसके डायमीटर से रिलेटेड है। इसको हम जनरली इंटरनेट की फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बैंडविड्थ से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक नैरो केबल है तो डेटा फ्लो करने में रेजिस्टेंस फेस करेगा और स्पीड ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगी। सही। लेकिन अगर आप एक हाईली थिक वाइड डायमीटर एक्सॉन यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट बिना किसी मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस के बहुत तेजी से फ्लो करता है। ये मेथड इफेक्टिव जरूर है, लेकिन बॉडी स्पेस के हवाले से लिमिटेशंस रखती है। हम अपने सारे नर्व्स तो बहुत थिक और चौड़ा नहीं बना सकते, वरना ह्यूमन बॉडी मास और प्रोपोर्शंस बिल्कुल अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। हमें लिटरली जायंट होना पड़ता। इस कंस्ट्रेंट को सॉल्व करने के लिए नेचर ने माइलिन का ब्रिलियंट एवोल्यूशन किया।
ये दरअसल फैटी लिपिड बेस्ड लेयर होती है जो एक्सॉन फाइबर पर लपेटी जाती है। एक इंसुलेशन की तरह। एग्जैक्टली ये वही फंक्शन परफॉर्म करती है जो इलेक्ट्रिकल कॉपर वायर्स पर प्लास्टिक की इंसुलेशन करती है ताकि करंट साइड से लीक ना हो। और इसके सोर्सेज अलग हैं दोनों सिस्टम्स में ना? हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये कवरिंग श्वान सेल्स बनाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये ड्यूटी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स परफॉर्म करते हैं। और इस एनाटॉमी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये माइलिन इंसुलेशन कंटिन्यूअस अनब्रोकन ट्यूब नहीं होती। इसमें रेगुलरली छोटे छोटे बड़े गैप्स छोड़े जाते हैं जिन्हें नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। सही। इन माइक्रोस्कोपिक गैप्स की वजह से सिग्नल सिंपली स्मूथली फ्लो करने के बजाय एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्चुअली जंप लगाता हुआ ट्रैवल करता है। इस जंपिंग फिनोमेनन को सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। और सॉल्टेटे का लिटरल मीनिंग ही छलांग लगाना होता है। इस जंपिंग मैकेनिज्म के फायदे डबल हैं। पहला, वेलोसिटी मैसिवली इंक्रीज हो जाती है। सिग्नल लिटरल माइक्रोसेकंड्स में लंबा डिस्टेंस कवर कर लेता है। और दूसरा फायदा? सबसे इंपॉर्टेंट फायदा एनर्जी कंजर्वेशन का है। अगर एक्सॉन की पूरी लेंथ पर आयन पंप्स को एक्टिवली काम करना पड़ता तो नर्वस सिस्टम बॉडी की सारी एनर्जी ड्रेन कर लेता, लेकिन नोड्स की वजह से आयन एक्सचेंज सिर्फ उन स्पेसिफिकली अनइंसुलेटेड गैप्स पर होता है। इस इंसुलेशन की अहमियत का अंदाजा तब होता है जब ये फंक्शन करना छोड़ दें। स्क्लेरोसिस या स्पेसिफिकली मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसी ही एक डेवेस्टेटिंग न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है। बहुत ही तकलीफदेह। डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और जब ये प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है या पार्शियली डैमेज होती है तो सिग्नल ट्रांसमिशन कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कुछ सिग्नल्स की स्पीड सिवियरली स्लो हो जाती है जबकि कुछ सिग्नल्स रास्ते में ही डिसिपेट हो जाते हैं। कनेक्शन टूट जाता है। इमेजिन आप अपने हाथ को उठाने का कमांड भेज रहे हैं पर वायर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कमांड टारगेट तक पहुंच ही नहीं रहा। इस डिसरप्शन से सिवियर मोटर डिसेबिलिटीज, सेंसरी लॉस और प्योर कॉग्निटिव मसाइल जन्म लेते हैं। नर्वस सिस्टम बेसिकली अपने ही नेटवर्क में डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरी नर्व फाइबर से टॉप स्पीड पर ट्रैवल करता हुआ जब टर्मिनल पर पहुंचता है तो अचानक ट्रैक खत्म हो जाता है। रास्ता बंद हो गया। दो न्यूरॉन्स फिजिकली आपस में मर्ज नहीं होते। उनके एंड पॉइंट्स के दरमियान एक बहुत ही पतली सी माइक्रोस्कोपिक स्पेस होती है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। राइट। अब प्योरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस एम्प्टी स्पेस को जंप नहीं कर सकता। द वायर एसेंशियली एंड्स देयर। तो सिग्नल दूसरे पार कैसे जाएगा? ये पॉइंट प्योर नर्वस सिस्टम का सबसे एलिगेंट और हाईली रेगुलेटेड मैकेनिज्म है। यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बेसिकली अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल मैसेजिंग में ट्रांसलेट होती है। केमिकल मैसेजेस यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स? सही। जब एक्शन पोटेंशियल प्री सिनेप्टिक टर्मिनल यानी पहले न्यूरॉन के एंड तक पहुंचता है तो उस पॉइंट पर कैल्शियम आयंस तेजी से सेल के अंदर दाखिल होते हैं। ये कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस नामक एक प्रोसेस को ट्रिगर करता है। एक्सोसाइटोसिस? वेसिकल्स, जो छोटे केमिकल पैकेट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर अपने केमिकल्स, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, उस खाली जगह में रिलीज कर देते हैं। फिर ये केमिकल्स उस गैप को तैरकर पार करते हैं और दूसरे न्यूरॉन के सरफेस पर स्पेसिफिकली शेप्ड रिसेप्टर्स पर लॉक हो जाते हैं। लॉक इन की तरह। ये केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको हम सिंपली सिनेप्सिस कहते हैं, हमारी एंटायर बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस को कंट्रोल कर रहा है। ये ब्रॉडली एक सीसो या बैलेंस स्केल की तरह फंक्शन करता है। एक तरफ से पुश, एक तरफ से पुल। एक तरफ एक्साइटेटरी सिग्नल्स होते हैं जो नेक्स्ट न्यूरॉन को फायर करने पर पुश करते हैं और दूसरी तरफ इनहिबिटरी सिग्नल्स होते हैं जो उसे फायर होने से रोकते हैं। अगर हम इस इनहिबिटरी सिस्टम यानी ब्रेकिंग सिस्टम की एब्सोल्यूट नेसेसिटी को ऑब्जेक्टिवली समझना चाहें तो हमें इन पाथवेज की मैलफंक्शन देखनी चाहिए। टेटनस इसकी एक ग्रिम लेकिन परफेक्ट मेडिकल एग्जाम्पल है। टेटनस इन्फेक्शन? हाँ, टेटनस का बैक्टीरिया जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो स्पेसिफिकली नर्वस सिस्टम में गैबा के रिलीज को ब्लॉक कर देता है। गैबा बॉडी का प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। मतलब टेटनस बेसिकली नर्वस सिस्टम की ब्रेक्स निकाल देता है। एग्जैक्टली। ब्रेक्स फुली फेल हो चुकी हैं और एक्सेलरेटर कांस्टेंट दबा हुआ है। जब इनहिबिशन कंप्लीटली खत्म हो जाती है तो एक्साइटेटरी सिग्नल्स कंप्लीटली ओवरड्राइव में चले जाते हैं। ओह,
इसलिए स्पैज़म्स आते हैं। मसल्स को कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करने के सिग्नल्स मिलते हैं और उनको रिलैक्स होने का मैसेज पहुंच ही नहीं पाता। इसका डायरेक्ट रिजल्ट सिवियर, लाइफ थ्रेटनिंग मसल स्पैज़म्स और रिजिड सीजर्स की फॉर्म में निकलता है। वाकई, और रिक्रिएशनल सब्सटेंसेस भी इन्हीं केमिकल इंटरसेक्शंस को टारगेट करते हैं। कोकेन का मैकेनिज्म भी इसी सिनेप्टिक क्लेफ्ट को हाईजैक करता है। हाँ, और वो बहुत डायरेक्टली हिट करता है। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद सिनेप्स में फ्रीली नहीं टहलता, उसे क्लीनली वापस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इस क्लीनिंग मैकेनिज्म को रीअपटेक कहते हैं। सही। लेकिन कोकेन इस रीअपटेक पाथवे को आर्टिफिशियली ब्लॉक कर देती है, जिसके नतीजे में डोपामीन जैसे रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स उस गैप में फंस जाते हैं, उनकी रिसाइकलिंग रुक जाती है और वो वहां मौजूद रहकर लगातार पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स को अग्रेसिवली हिट करते रहते हैं, लगातार फायर करते हैं। ये मैकेनिज्म नर्वस सिस्टम को फोर्स करता है कि वो मैसिव रिवॉर्ड और हाइपर अराउजल एक्सपीरियंस करे। ये एसेंशियली केमिकल हैकिंग है। लेकिन केमिकल हैक करना सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, इससे लाइफ ऑल्टरिंग ट्रीटमेंट्स भी पॉसिबल होते हैं। हम पार्किंसंस डिजीज को देखते हैं, जिसमें पेशेंट का ब्रेन सफिशिएंट डोपामीन प्रोड्यूस करने में कंप्लीटली नाकाम हो जाता है, जो कि मोटर कंट्रोल के लिए जरूरी है। उस कमी की वजह से ट्रेमर्स और मूवमेंट इनिशिएट करने में एक्सट्रीम डिफिकल्टी आती है। अब क्लियरली हम एक सिरिंज से डोपामीन डायरेक्टली ब्रेन में पुश नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी के प्रोटेक्टिव बैरियर्स ऐसी फॉरेन एंट्री को सख्ती से ब्लॉक कर देते हैं। वहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। तो मेडिकल साइंस इस मसले को एल्डोपा नाम की दवा से सॉल्व करती है। हेल्डोपा का तरीका बहुत स्मार्ट है। ये एसेंशियली डोपामीन का प्रीकर्सर है। आप इसे डोपामीन का कच्चा माल या रॉ मटेरियल समझ सकते हैं। रॉ मटेरियल? एल-डोपा में ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने की फिजिकल कैपेबिलिटी होती है। जब ये मेडिसिन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन के अनइफेक्टेड प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स तक पहुंचती है, तो ब्रेन के अंदर बचे हुए न्यूरॉन्स इस रॉ मटेरियल को खुद नेचुरली डोपामीन में तब्दील कर लेते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म है। हम मैन्युअली केमिकल इंजेक्ट करने के बजाय बॉडी की मशीनरी को सिर्फ रॉ सप्लाई फराहम कर रहे होते ताकि फंक्शन रिस्टोर हो। हमने एसेंशियली पूरी डिस्कशन में अब तक सिर्फ न्यूरॉन्स की गुफ्तगू की है, लेकिन ब्रेन बायोलॉजी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ब्रेन में एक्चुअली न्यूरॉन्स माइनॉरिटी में है। दिमाग का ऑलमोस्ट 90% मास कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के सेल्स पर मुश्तमिल है, जिन्हें ग्लियल सेल्स कहते हैं। हाँ, और उनको पहले बस सेकेंडरी समझा जाता था। हिस्टोरिकली इन्हें बस ब्रेन की गोंद या स्ट्रक्चरल ग्लू समझा जाता था, जो फिजिकली ब्रेन को इकट्ठा रखती है। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि ये पूरे सिस्टम के खामोश आर्किटेक्ट्स हैं। खामोश मुहाफिज भी। और यहाँ एक एपरेंट पैराडॉक्स भी सॉल्व होता है। जब हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स फिजिकली डिवाइड नहीं होते, तो फिर ब्रेन ट्यूमर्स कहाँ से आ जाते हैं? ये वाकई एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। ब्रेन ट्यूमर्स, जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली ग्लायोब्लास्टोमा की फॉर्म में देखते हैं, दरअसल न्यूरॉन्स की ओवर डिवीजन से नहीं बनते। फिर किससे बनते हैं? ये जनरली इन्हीं ग्लायल सेल्स की अनकंट्रोलेबल डिवीजन और जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से फॉर्म होते हैं। इन सेल्स की एक्टिविटी प्रोफाइल बहुत हाई होती है। अगर हम मुख्तलिफ ग्लायल सेल्स का किरदार देखें तो उनमें एस्ट्रोसाइट्स सबसे प्रोमिनेंट है, जो स्टार शेप के होते हैं। सही, ये स्टार शेप्ड यानी सितारों जैसी शक्ल के सेल्स होते हैं, और उनका काम सिर्फ न्यूरॉन्स को होल्ड करना नहीं है। ये एक्टिव तौर पर साइनेप्सिस को मजबूत करते हैं, वेस्ट रिमूव करते हैं और ब्रेन और सर्कुलेटरी सिस्टम के दरमियान क्रूशियल ब्लड ब्रेन बैरियर की फिजिकल दीवार बनाते हैं। इसके बाद माइक्रोग्लिया का किरदार भी उतना ही वाइटल है। हम जनरली समझते हैं कि ब्लड वाले वाइट ब्लड सेल्स ब्रेन में इन्फेक्शंस लड़ते हैं, पर ब्रेन का कंप्लीटली अपना प्राइवेट डेडिकेटेड इम्यून सिस्टम है। माइक्रोग्लिया? ये माइक्रोग्लिया दिन रात पूरे ब्रेन टिश्यू में फ्रीली पेट्रोल करते रहते हैं। कहीं भी कोई माइक्रोस्कोपिक डैमेज, डेड सेल्स या फॉरेन पार्टिकल्स मिलें, ये फौरन उन्हें कंज्यूम करके एरिया क्लीन कर देते हैं। और मजीद रिसर्च रिवील कर रही है कि अल्जाइमर्स जैसी मेमोरी डिस्ट्रॉइंग डिजीजेस में इन्हीं माइक्रोग्लिया की फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। अच्छा, जब प्लैक बिल्डअप होता है और माइक्रोग्लिया इफेक्टिवली उसे क्लियर नहीं कर पाते, तो मेमोरी सेल्स रैपिडली डिग्रेड होने लगते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक न्यूरॉन्स और इंट्रिकेट केमिकल पाथवेज को एक्सटर्नल शॉक से बचाना एक मॉन्यूमेंटल टास्क है। ये पूरा नेटवर्क एसेंशियली बहुत सॉफ्ट और इजीली डिफॉर्मेबल टिश्यू होता है,
टोटली जेलो की तरह। बिल्कुल जेली जैसा होता है। इसको सिक्योर रखने की इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। इसे हम फिजिकली एक नाजुक चीना के बोल से तशबीह दे सकते हैं। आप प्योर फाइन चाइना को डायरेक्ट एक हार्ड लकड़ी के डब्बे में ड्रॉप नहीं कर सकते। उसको केयरफुली प्रोटेक्टिव लेयर्स में रैप करना पड़ता है, ताकि वो टूटे ना। ब्रेन की भी प्रैक्टिकली 3 रैपिंग लेयर्स होती हैं, जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं। सबसे पहली और सबसे अंदर वाली लेयर पायामीटर है, जो टाइटली ब्रेन की सुर्खियों और डीप क्रेविसेस पर लपेटी हुई है। और उसके ऊपर उसके बाद अरैक्नॉइड मैटर आती है। ये नाम अरैक्निड यानी मकड़ी से निकला है, क्योंकि ये स्पाइडर वेब जैसी सॉफ्ट लेयर होती है जिसमें वाइटल ब्लड वेसल्स ट्रैवर्स कर रही होती हैं। और सबसे टॉप पर सबसे टफ और रेजिलिएंट लेयर ड्यूरा मैटर होती है। ये मोटी और लेदर जैसी सॉलिड शीट है। जब ये नाजुक चाइना बोल इन 3 लेयर्स में परफेक्टली रैप हो जाता है, तब इसे एक सॉलिड वॉल्ट यानी खोपड़ी क्रेनियम में रखा जाता है। लेकिन सॉलिड इनक्लोजर के अंदर रखना ही आखिरी स्टेप नहीं है। शॉक अब्जॉर्प्शन भी चाहिए। सही, अगर आपका सर जोर से हिलता है तो इनर्शिया की वजह से वो सॉफ्ट ब्रेन टिश्यू अचानक क्रेनियम की हार्ड बोन से टकराकर सिवियर इंटरनल डैमेज उठा सकता है। इस डायरेक्ट इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए उस स्कल के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF मौजूद होता है। CSF यानी दिमाग का पानी। ये बेसिकली अनपैकिंग पीनट्स या बबल रैप का बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट है। हमारा इंटायर ब्रेन वर्चुअली इस फ्लूइड पूल के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। और इस फ्लूइड एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस इतनी स्ट्रिक्ट है कि किसी भी इर्रेलेवेंट कंपाउंड का वहां जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। एपेंडाइमल सेल्स इस फ्लूइड को बनाते हैं और ब्लड वेसल्स और CSF के दरमियान टाइट जंक्शंस का बहुत रिगरस फिल्टर लगा होता है। सिर्फ अलाउड चीजें ही अंदर जा सकती हैं। मोस्टली सिर्फ कंप्लीटली लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ही इस स्ट्रिक्ट बैरियर को सक्सेसफुली पेनिट्रेट कर पाते हैं। और हमें इस परफेक्ट सस्पेंशन की कीमत का अंदाज़ा उस वक्त लगता है जब डॉक्टर्स किसी इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए स्पाइनल टैप परफॉर्म करते हैं। वो एक पेनफुल प्रोसीजर हो सकता है। अगर प्रोसीजर के दौरान बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी थोड़ा सा एक्सेसिव CSF ड्रेन हो जाए तो इंसान को शेडेड बिल्कुल अनइंड्यूरेबल सरदर्द होने लगता है, क्योंकि ग्रेविटी और वेट का सस्पेंशन इफेक्ट खत्म हो जाता है और दिमाग डायरेक्टली उन नर्व्स पर दबने लगता है। वहीं पर एक कंप्लीटली ऑपोजिट कंडीशन भी हो सकती है। अगर इस CSF का फ्लो रेट या एब्जॉर्प्शन रुक जाए लेकिन प्रोडक्शन ऑन रहे तो फ्लूइड इंटरनल कैविटीज में ड्रामेटिकली बढ़ने लगता है। प्रेशर बिल्ड हो जाता है। नवजायदा बच्चों में जिनकी स्कल की बोन्स अभी कंप्लीटली फ्यूज और सॉलिड नहीं हुई होती, इस ब्लॉकेज की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और इनका क्रेनियम एबनॉर्मली एक्सपैंड होने लगता है। इस क्रिटिकल कंडीशन को हाइड्रोसेफेलिस कहा जाता है, जिसमें सर बहुत बड़ा हो जाता है। प्रेशर को ड्रेन आउट किया जा सके और डेवलपिंग ब्रेन फिजिकली डैमेज होने से बच जाए। तो इन सब का मतलब क्या है? जब हम आमतौर पर अपनी सुबह की रूटीन शुरू करते हैं, बगैर सोचे अपना बैलेंस परफेक्टली मेंटेन करते हुए चलकर जाते हैं, या किसी इंतहाई गर्म कॉफी कप को होल्ड करने पर प्योरली ऑटोमेटिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू हाथ तुरंत पीछे खींच लेते हैं ताकि टिश्यू बर्निंग ना हो, तो हमें रियलाइज नहीं होता कि ये सीमिंगली सिंपल इवेंट्स एक्चुअली मिरेकल्स हैं। बिल्कुल। हमारा कॉन्शियस ब्रेन तो प्रैक्टिकली कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहा होता। हम बस एक इंटेंशन रखते हैं और ये हाईली सोफिस्टिकेटेड, परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर बिहाइंड द सीन्स थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स और मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पाइक्स ऑर्केस्ट्रेट करके हमारी डेली रियलिटी चला रहा होता है। अगर हम इसको बड़े पिक्चर से कनेक्ट करें तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम हमें ह्यूमन लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ लाइफ की एक क्रिटिकल फिलोसॉफिकल फ्रंटियर पर ला खड़ा करती है। वो कैसे? हमने एस्टैब्लिश किया कि मैच्योर अडल्ट न्यूरॉन्स बेसिकली डिवाइड नहीं हो सकते, जिसकी वजह से स्ट्रोक, ट्रॉमा या एजिंग की वजह से जो न्यूरोनल लॉस होता है वो एसेंशियली हमेशा के लिए परमानेंट कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ तहकीक ने एक छोटा सा डोर ओपन किया है। अच्छा, कोई नया रास्ता मिल रहा है? हमने उन एपेंडाइमल सेल्स को आउटलाइन किया जो ब्रेन के कैविटीज में CSF नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं। आज के कटिंग एज न्यूरोसाइंस इज हाईली एक्सप्लोसिव और रेडिकल आइडिया पर हेवीली फोकस कर रही है कि क्या हम आर्टिफिशियली इन एपेंडाइमल सेल्स को स्पेसिफिकली न्यूरल स्टेम सेल्स के तौर पर वापस रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ओह वाओ,
मतलब बेसिकली हम ब्रेन के स्पेसिफिक सपोर्ट सिस्टम को यूज करके नए फंक्शनल ब्रेन पैथवेज जनरेट करने की बात कर रहे हैं। प्रिसाइजली। अगर हम जेन्युइनली इन स्पेशलाइज्ड सेल्स की फेट को कंट्रोल करना और उन्हें मैच्योर हाईली फंक्शनल न्यूरॉन्स में ट्रांसफॉर्म करना इफेक्टिवली सीख लें, तो तसव्वुर करें कि न्यूरोसाइंस की सारी कन्वेंशनल बाउंड्रीज क्रॉस हो जाएंगी। फिर तो पुरानी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। फ्यूचर की मेडिकल इंटरवेंशंस में शायद किसी सिवियर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट को हमेशा व्हीलचेयर पर ना रहना पड़े, या अल्जाइमर्स और पार्किंसन से प्रैक्टिकली श्रिंक हो चुके ब्रेन एरियाज में हम स्ट्रिक्टली फ्रेश न्यूली ग्रोन हेल्दी न्यूरल नेटवर्क दोबारा उगा सके। ये प्रैक्टिकली मेडिसिन का फ्यूचर बदल देगा। ये अब फिक्शन नहीं लगता, ये रैपिडली अप्रोचिंग रियलिटी है, जहां मेडिसिन अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम की खराबियों को एक्सटर्नली पैचअप करने के बजाय उसे एक्सप्लिसिटली अंदर से नए सिरे से तामीर करना सीख जाएगी। ये अनडाउटेडली इंसानी तहजीब का अगला मेजर बायोलॉजिकल लीप होगा।